सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा भारत में। तो 2025 में पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन अभी किया गया, भारत में किया गया। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और इसका उद्घाटन किया हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। तो इस सांस्कृतिक पहल की घोषणा आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान ही कर दी थी और अभी इसका आयोजन किया गया। आयोजन करने का उद्देश्य बिम्स्टेक देशों की समृद्ध संगीत परंपराओं को प्रदर्शित करना और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना। अच्छा, थीम याद रखना। थीम क्या है इसके लिए? सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। अभी आपको बताए, अभी 2025 में जो बिम्स्टेक की 6ठे नंबर की बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। और उसकी थीम क्या थी? बिम्स्टेक समृद्ध, खुला और लचीलापन। अब बिम्स्टेक की बात हो रही है तो देखो, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर ढाका में मिलेगा आपको, बांग्लादेश ढाका। और इसके अध्यक्ष है इंद्रमणि पांडे। कौन कौन से 7 सदस्य देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। हमने कहा अभी इसकी 6ठी बैठक हुई थी अप्रैल में ही, कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। और ये इसकी थीम हो गई बिम्स्टेक समृद्ध, लचीलापन और खुला। इसके अलावा ये पॉइंट हमने कई बार पढ़ा है कि अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता कौन संभालेगा? बांग्लादेश। और अभी 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन हुआ था। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी 2025 में हुई थी काठमांडू में। और दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 अभी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो बिम्स्टेक से संबंधित ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और आज का प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव अभी कहां पर हुआ? पहली बार हुआ, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में हुआ, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नितिन गडकरी को। तो अभी हमारे केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, और उन्हीं को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? अभी 1 अगस्त 2025 को ही। 1 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि होती है। और ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। और कौन देता है ये पुरस्कार? लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने की जो शुरुआत है वो 1983 में हुई थी। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहली बार दिया गया था श्रीधर महादेव जोशी को 1983 में ही। और अभी लास्ट एडिशन जो था इसका वो 2024 वाला दिया गया था सुधा मूर्ति को। उससे पहले 2023 में नरेंद्र मोदी को ये दिया गया था। और अभी 2025 के लिए दिया जा रहा है, या दिया गया, नितिन गडकरी को। ठीक है, यहाँ पे कुछ अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले लोकमान्य तिलक जी की हम बात कर लें, जिन्हें आप बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हो। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था 23 जुलाई 1856 में। और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। साथ में उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई, जिसका मतलब होता है लोगों के द्वारा उन्हें अपना नेता स्वीकार किया गया। इनके समाचार पत्रों की बात करें तो केसरी है मराठी भाषा में, और एक था महस्ता हिंदी में। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है, जैसे कि गीत रहस्य हो गया, द आर्कटिक होम इन द वेदास हो गया। इनका एक प्रमुख नारा जरूर आपने सुना होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी अवार्ड वाला प्रश्न था, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। जैसे अभी मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया सारा जोसेफ को। ये मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है। और एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन अवार्ड दिया गया था आदिल जे सुमरीवाला को। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 मिला मृत्युंजय महापात्रा। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला सदगुरु जग्गी वासुदेव को। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार बनी राजा कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस ये उनको मिला था, ये है साइप्रस का। फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 दिया गया
नाइट्रोकैप्ट को। ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। जेसीबी पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 2018 में स्थापित हुआ था, एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार था। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसे अभी बंद कर दिया गया। तो पहली बार किसे दिया गया था, आखिरी बार किसे दिया गया था, ये जरूर याद रखना। पहली बार 2018 में ये बेन्यामिन को दिया गया था, और आखिरी बार अभी 7वां एडिशन 2024 में दिया गया था उपमन्यु चटर्जी को। बाकी अभी जैन समाज ने मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये घाना देश गए तो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार उसको कहते हैं। और जब ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए थे तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला, उसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उसके अलावा अभी जब ये अर्जेंटीना गए थे तो अर्जेंटीना ने की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया। 25 का पेन प्रिंटर पुरस्कार ये मिला, ये सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबुलेला को। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला जो कनाडा से हैं, और केनेडी ओडेडे को मिला, ये केन्या से हैं, 2 जनों को मिला था। उसके अलावा बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी सुहानी शाह। ठीक है, तो ये अभी लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, ये मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि बसोहली महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर होगा, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में बसोहली महोत्सव ये मनाया जाएगा, और ये इस बार इसका 3रा संस्करण होगा। 28 सितंबर को शुरू होगा, 2 अक्टूबर तक चलेगा, और इस बार इसका आयोजन रामायण की थीम पर होगा। अच्छा, बसोहली से एक प्रश्न आपको याद आएगा कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया था। 1-2 साल पहले की बात है, 2023 में दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोहली पेंटिंग को मिला था जीआई टैग। तो बसोहली महोत्सव भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, महोत्सव, उत्सव ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, आपको याद आएगा एक जदिया स्वामी फेस्टिवल के बारे में हमने पढ़ा था, मनाया जाता है तमिलनाडु में बडगा समुदाय के द्वारा। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ, 3रा संस्करण था, नई दिल्ली में हुआ था, उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। शिग्मा महोत्सव का आयोजन हुआ गोवा में, 15 दिन तक चला। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ, यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, विशु त्योहार केरल में, नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, जात्रा उत्सव त्रिपुरा, गरिया पूजा उत्सव त्रिपुरा, त्रिशूर पुरम उत्सव केरल, खीर भवानी मेला लगा जम्मू कश्मीर में, राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन ये उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। ये सभी अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हमने ये फेस्टिवल्स पढ़े थे, जो मैंने आपको रिवाइज कराए। लगभग 16 प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में एक बुक है जिसका नाम है द राइज ऑफ द हिटमैन। इस बुक को अभी किसने लिखा है, तो आंसर होगा आर कौशिक ने। तो बुक का नाम है द राइज ऑफ द हिटमैन, इसको लिखा है आर कौशिक ने। नाम से समझ में आ रहा है हिटमैन के ऊपर है, मतलब भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के ऊपर ये बुक लिखी गई है। उनके जीवन का संघर्ष इसमें बताया गया है कि कैसे मुंबई की बोरीवली से निकल करके एक लड़का हिटमैन बन गया। तो बुक का नाम है द राइज ऑफ द हिटमैन, आर कौशिक ने लिखा है। आपको बताएं, रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने एक तो अभी 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था, जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था, और अभी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीते थी, उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था। और अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कुछ और बुक्स हैं जो अभी न्यूज़ में थी, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। जैसे कि देखो, इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसको लिखा श्रीनाथ राघवन ने। द वुमेन वू रेन एम्स, द मेमोर ऑफ अ मेडिकल पायोनियर को लिखा डॉक्टर स्नेह भार्गव। रेडी रेलेवेंट रिसर्जेंट, इसको लिखा अनिल चौहान जी ने। द डेयरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ को लिखा पूजा पुजारा ने। कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 to 90, इसको लिखा योगिंदर कंधारी ने। मोदी शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर को लिखा आदिश अग्रवाल ने। डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 to 2014 को लिखा ए के भट्टाचार्य। वुमेन्स लाइफ फ्रीडम को लिखा चौरा मकरमी ने। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, आशुतोष अग्निहोत्री। विंग्स टू अवर होप वॉल्यूम 2 को लिखा, मतलब लिखा नहीं है, राष्ट्रपति जी के भाषणों का कलेक्शन है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, राम माधव ने लिखा। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, द वन
क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड को लिखा प्रेम प्रकाश ने। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें अभी न्यूज़ में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल किसने शुरू की? तो आंसर होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में हमारे लॉजिस्टिक इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो कही जाती है ट्रकों को, जो कि रात दिन सामानों को, गुड्स को इधर से उधर ले जाने में लगे हुए हैं। वे दिन भर रात भर चलते हैं और ट्रक को चलाने वाले कौन? ट्रक ड्राइवर्स। तो उनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ट्रक ड्राइवरों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रात भर दिन भर लंबे लंबे रूट्स पर, लंबे लंबे बोरिंग रूट्स पर उनको चलना पड़ता है। आपको पता है, हल्की सी नींद की झपकी आई और काम खत्म। तो ये पहल, ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए है। ऐसे लंबे लंबे रूट्स पर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो आराम कहाँ पर करें, भोजन कहाँ पे करें, स्वच्छ शौचालय, स्नान घर, शुद्ध पेयजल, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है। वैसे ऐसा नहीं है अभी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें मिलती है, पर वो सुरक्षित और स्वच्छ नहीं होती, या होती है तो बहुत महंगी होती है। तो अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने ही उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए ये अपना घर नाम से एक स्वच्छ और आरामदायक विश्राम सुविधाएं शुरू की है। तो इसके लिए 4,611 बिस्तरों वाले 368 अपना घर स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल पंप होते हैं, तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है। मतलब पेट्रोल पंप पर ही ये अपना घर नाम से विश्राम गृह होंगे, विश्राम स्थल होंगे। और किन किन पेट्रोल पंप पर होंगे, कहाँ पर नहीं होंगे, ये वो पता लगा पाएंगे। इसके लिए अपना घर नाम से ही एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए पैसे देने होंगे, निःशुल्क तो नहीं होगा। कितने रुपए? 8 घंटे आराम करो वहां पर आराम से बिस्तर में जा करके, उसके लिए मात्र 112 रुपए देने होंगे। तो अगर एक लाइन में हम बात करें, ये अपना घर पहल को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। उद्देश्य है ट्रक चालकों के लिए राजमार्ग पर आरामदायक और स्वच्छ विश्राम स्थल प्रदान करना। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। मतलब अब इसे प्राइवेट कंपनियां संचालित करेगी। हालांकि कुछ काम है, जैसे कि ट्रेन संचालन का हो गया, सुरक्षा का हो गया और टिकट बिक्री का हो गया। ये सेवाएं अभी भी भारतीय सरकार के पास है, यानी कि भारतीय रेलवे के पास ही रहेगी। बाकी इसके अलावा जो भी सेवाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चली जाएंगी। जैसे कि स्टेशन का मैनेजमेंट हो गया, साफ सफाई होगी, रख रखाव हो गया, खान पान हो गया, स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था हो गई, यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान अब प्राइवेट कंपनियां रखेंगी। और अभी इसकी जिम्मेदारी बोर्ड ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी है। तो इस तरह से स्टेशन का जो भी रेवेन्यू आएगा, तो 15% रेवेन्यू अभी प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा और बाकी का बचा हुआ 85% भारतीय रेलवे के पास। ठीक है, तो याद रखना, गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। इसी तरह से एक प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसे प्राइवेटाइज किया गया था, ये कौन सा है? तो याद रखना, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो मिलेगा मध्य प्रदेश में, इसका नाम अब आप रानी कमलापति के नाम से जानते हो, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आया था तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राज्य के पक्षी है सारस, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था, तराई एलिफेंट रिजर्व। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े अगर हम उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश अभी अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया था निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर यूपी में चलती है ये योजना, इसका नाम अंबेडकर जी के नाम पे रखा। संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ लखनऊ में। मुख्यमंत्री सुपोषित योजना शुरू हुई यूपी में। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में।
भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलेगी। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, अभी इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ये स्थापित हुआ आगरा में, आगरा के सिंगना में। और विश्व आलू दिवस जरूर याद रखना 30 मई को होता है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन भी किया गया था उत्तर प्रदेश के बदायूं में। और उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी बनेगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाएगा। और सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी बना है यूपी। तो यूपी से ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का निधन हो गया? तो वैसे तो नाम से ही आप इसका सही उत्तर तक पहुंच जाओगे, आंसर झारखंड होगा। नाम से ही कहते हैं क्योंकि अभी सोरेन से याद आएगा हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये उनके पिताजी थे शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया। वे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वे झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, चाहे कार्यकाल छोटा रहा हो कैसा भी रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री 3 बार बने थे। और इन्हीं का भी निधन हो गया, वे 81 साल के थे, 81 ईयर्स। और अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो उनके पिता थे, मैंने आपको बता दिया। तो शिबू सोरेन और इनकी जो पार्टी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, वे इसके संस्थापक संरक्षक थे। उन्हें दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वे 8 बार लोकसभा से एमपी रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा से एमपी रहे। अब बात झारखंड की हो रही है तो झारखंड लेकर के चलता हूं आपको। झारखंड ये बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था 15 नवंबर सन 2000 में। 15 नवंबर आपको पता है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो झारखंड की कैपिटल रांची हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल का पुष्प है पलाश का फूल, लोक नृत्य छऊ हो गया, पाइका हो गया। त्योहार में बात करें सरहुल हो गया, कर्मा पूजा फेस्टिवल श्रावणी मेला हो गया। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद है। कोल सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा रांची में। उसके अलावा 2025 में झारखंड से क्या क्या करंट अफेयर्स बन रहा है भैया, कि भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन ये हुआ था रांची में और उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता था, सुरमा हॉकी क्लब को हराया था। झारखंड की उधवा झील को रामसर स्थल में अभी शामिल किया गया था, ये झारखंड की पहली है, ये सम्मान पाने वाली, याद रखना। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का 15वां एडिशन हुआ था अभी पंचकुला हरियाणा में, झारखंड ने उसको जीता था हरियाणा को हरा के। पूर्व क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई रांची झारखंड में। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? झारखंड में। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। और झारखंड में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया था। तो ये सब पॉइंट्स हैं झारखंड से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य ने शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्नदाता सुखी भव योजना को अभी लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें कहा गया कि जो भी पात्र किसान होंगे उनको हर साल 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 20,000 में से 14,000 तो राज्य सरकार देगी और 6,000 रुपए जो केंद्र की प्रधानमंत्री किसान योजना है उसके तहत दिए जाएंगे। तो इस तरह से केंद्र के 6,000 और राज्य के 14,000 मिला करके किसानों को हर साल 20,000 रुपए मिला करेंगे, ऐसा कहा अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सी योजना? याद रखना, अन्नदाता सुखी भव योजना। अच्छा, योजना की बात है, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी न्यूज में हमने पढ़ी थी, योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, केंद्र सरकार ने बताओ कहां से स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया था? पुणे से। उसके अलावा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। सीमा पर्यटन पहल हिमाचल प्रदेश ने। ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग ने। अंकुर पहल उड़ीसा ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम ने। राहवीर योजना मध्य प्रदेश ने। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा ने। थल्लिक्की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश ने। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश ने। अदिति योजना को अभी पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया। ठीक है, तो ये कुछ अभियान पहल योजनाएं जो भी थी वो मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में मेडल टैली में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। हम बात करते हैं अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की। अभी 28 जुलाई को शुरू हुआ था, 3 अगस्त तक चला। कहां पर हुआ? एथेंस, ग्रीस में। इस बार इसका ये 31वां संस्करण रहा और मेडल टैली में भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने टोटल 9 मेडल जीते, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज। और टॉप पर अमेरिका है टोटल 17 मेडल के साथ, 6 गोल्ड, 2 सिल्वर, 9 ब्रोंज के साथ। दूसरे पे उज्बेकिस्तान और तीसरे पे भारत रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। इसी तरह से आपको याद होगा इसी साल अभी सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भी हुआ था। 21वां संस्करण था, जॉर्डन के अम्मान में हुआ था और उसमें भारत ने 10 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज था। ये 1 गोल्ड कौन लेकर के आए थे? याद रखना, मनीषा भानवाल, महिला है, 62 किलोग्राम कैटेगरी में लेकर के आई थी। और 2 प्लेयर है हमारी, इनके नाम याद रखना, साक्षी मलिक क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, विटनेस उसका नाम है, और विनेश फोगाट ने अभी संन्यास ले लिया था अपने खेल से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंडर इन कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप को किसने जीता? तो आंसर होगा वेदिका भंसाली ने। तो भारत की हैं वेदिका भंसाली, जिन्होंने अभी अंडर 19 कैटेगरी में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो इस प्रश्न में केवल इतना याद रखना, ये एक भारतीय है वेदिका भंसाली, इसलिए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना, वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। और डेली प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज अपलोड होती है, क्विज बनाई जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। 2 दिन से क्विज अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी साइड से जो एडमिन है मैं उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज से आपको क्विज मिल जाएगी, जो 2 दिन का पेंडिंग है वो उसकी भी क्विज मिल जाएगी। पीडीएफ आपको डेली मिल ही रही है, कहाँ पर? टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्विज आप जरूर लगाया करें। क्विज प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना पढ़ तो आज आप लोग आपको सब याद ऐसा लग रहा है कि सब आता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसी के लिए डेली क्विज बनाई जाती है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब जीता ब्राजील ने। और इसरो ने कहां पर होप स्टेशन या होप मिशन की स्थापना की? लद्दाख में। स्थल रुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अभी हुआ तुर्कमेनिस्तान। 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? माल्टा देश को। और नौसेना में अभी युद्धपोत हिमगिरी को शामिल किया गया, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है? प्रोजेक्ट 17A। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और याद रखना कि ऑर्गन डोनेशन में अगर भारत में टॉप पर कौन सा राज्य है ये पूछेंगे तो तेलंगाना आंसर होगा। अभी पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ था, जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर मातृ वन पहल शुरू की? गुरुग्राम। और किस देश में स्थित क्रेशेनेनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल के बाद विस्फोट हुआ? तो आंसर होगा रशिया। और आखिरी प्रश्न पूछा था, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसने की? तो आंसर होगा बिहार। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा गया था कि पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।